हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेक्टर कैलकुलस। देखिए, वेक्टर कैलकुलस के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन। मतलब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ना है। मतलब हमें वेक्टर को कनेक्ट करना है किसके साथ में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साथ में। तो देखिए, अगर आप वेक्टर कैलकुलस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और वेक्टर के बेसिक फॉर्मूले एकदम क्लियर होने चाहिए, जो कि बहुत आसान है। आप क्लास 11th क्लास 12th में वेक्टर आप पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वेक्टर कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आज आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन या वेक्टर इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाऊंगा। आज के लेक्चर में मैं आपको वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और वेक्टर के बेसिक फॉर्मूलों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है तो फिर आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप वेक्टर कैलकुलस को ढंग से समझना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा वेक्टर कैलकुलस का सिलेबस है, जिसमें हम वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या क्या टॉपिक होंगे जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर। मतलब आज हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे, वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसके फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको हम समझेंगे। बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, आपको मैक्सिमम चीजें आती होंगी, बस मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज वेक्टर। तो देखिए, ये आप सब अच्छे से जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ वो क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करना चाहिए। मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। केवल मैग्नीट्यूड होने से और डायरेक्शन होने से कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, चलिए फिलहाल तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है ना, यहां पर लॉ ऑफ एडिशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी वेक्टर कैलकुलस में। चलिए एग्जाम्पल आप सब जानते हैं, वेक्टर के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब एग्जांपल है किसके, वेक्टर क्वांटिटी के। उसके बाद स्केलर सब जानते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल भी सबको मालूम है, डिस्टेंस, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, ये सब हमारे स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, तो ये तो जस्ट बेसिक आइडिया है, मालूम होना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। बाकी अब हम यहां से देखते हैं, यहां से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और वेक्टर का। ठीक है ना, चलिए फॉर्मूले। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। देखिए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो वेक्टर हमारे पास होगा उसमें दो चीजें होती है, दो पॉइंट होते हैं, एक होता है इनिशियल पॉइंट, एक होता है टर्मिनल पॉइंट। तो मैं यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए इट इज अ वेक्टर, ये क्या है हमारे पास, एक वेक्टर है। देखिए यहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। जैसे मैंने इसको मान लिया ए, और ये जो इसका लास्ट पॉइंट है दैट इज टर्मिनल पॉइंट। क्या है, टर्मिनल पॉइंट। तो वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको इनिशियल पॉइंट बोला जाता है, जो टर्मिनल और लास्ट पॉइंट होता है उसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब इस वेक्टर की जो लेंथ है, इस लाइन की जो लेंथ है, इस लेंथ को अगर मान लीजिए मैं ए मान लेता हूं, इसकी लेंथ कितनी है, ए। इस लाइन की जो लेंथ है वो ए है। तो एक्चुअल में वेक्टर की जो लाइन की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। अब इस ए बी वेक्टर को अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान दीजिए। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आप ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और उसके ऊपर एरो लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया ए बी वेक्टर। मैं जानता हूं कि ये सब आपको मालूम है अच्छे से। ठीक है ना, चलिए तो यहां पर ये ए बी वेक्टर हो गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पहले लिखा जाता है वो इनिशियल पॉइंट है, जो बाद में लिखा जाता है वो टर्मिनल पॉइंट है। यहां पर ए बी वेक्टर को आप बी ए वेक्टर लिखेंगे तो वो वेक्टर अलग हो जाएगा। ए बी वेक्टर
और बी ए वेक्टर दोनों इक्वल नहीं होते हैं, दोनों इक्वल नहीं होते, केवल मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो पहले इनिशियल पॉइंट आएगा, बाद में टर्मिनल पॉइंट आएगा, या फिर मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और देखिए इस वेक्टर की जो लेंथ थी वो ए थी, तो मैं अगर ए के ऊपर एरो लगा दूं तो इस वेक्टर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर। क्या हो गया? ए वेक्टर। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, जो यहां पर ए है वो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और जो बी है वो टर्मिनल पॉइंट है। बी क्या है? टर्मिनल पॉइंट। तो बी हमारा टर्मिनल पॉइंट है, और इस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? ए बी वेक्टर, या फिर स्मॉल ए के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर एरो लगा देंगे। तो इन दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि वेक्टर हमेशा ए और बी होगा, वहां पर अल्फाबेट कुछ भी यूज हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। दूसरा, इसका अगर मैग्नीट्यूड हमें लिखना हो तो देखिए मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है? तो देखिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, जरा यहां ध्यान दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा वेक्टर है ए बी, अगर मुझे इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? ए बी वेक्टर और इसके दोनों तरफ मॉड लगा देंगे। इसका मतलब ये क्या है? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो आप इसके दोनों तरफ मॉड लगा देंगे, ये भी मैग्नीट्यूड है। या सिंपली आप केवल ए भी लिख सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब आगे देखिए यूनिट वेक्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का। हम जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत जगह पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए क्या होता है यूनिट वेक्टर, जरा ध्यान दीजिए। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। और याद रखें कि जो यूनिट वेक्टर होता है, जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा किसी ना किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। जैसे यहां पर देखो जरा, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए, यहां पर जो ये ए वेक्टर दिया है हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में। ए वेक्टर की डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। यहां पर ध्यान दीजिए, यूनिट वेक्टर एक्चुअल में वेक्टर ही होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन ही अलग कर दिए। देखिए यहां पर ए कैप लिखते हैं, जनरली हम एरो लगाते हैं, लेकिन यहां पर यूनिट वेक्टर के लिए हमें ए कैप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए कैप। अब यहां पर यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा। अगर मुझे ए कैप निकालना है तो देखिए ए कैप क्या होगा। तो हमें यूनिट वेक्टर किसका निकालना है? ए वेक्टर का निकालना है, उसी की डायरेक्शन में निकालना है। तो देखिए जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर को तो लिखेंगे आप ऊपर, और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दे, मतलब उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से वेक्टर को डिवाइड कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जो वेक्टर मिलेगा वो यूनिट वेक्टर होगा। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझे तो अगर आपको कभी भी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़े तो आपको सिर्फ क्या करना है? उस वेक्टर को उस वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपके पास एक यूनिट वेक्टर आएगा। और जो यूनिट वेक्टर आएगा ना वो गिवन वेक्टर की ही डायरेक्शन में होगा, गिवन वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यूनिट मतलब 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? 1 के इक्वल होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा हम इसका यूज करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। यूनिट वेक्टर के बाद आता है पोजीशन वेक्टर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पोजीशन वेक्टर। क्या होता है पोजीशन वेक्टर? देखिए पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट तो ओरिजिन होता है और टर्मिनल पॉइंट कुछ भी हो सकता है। मतलब टर्मिनल पॉइंट कोई भी गिवन पॉइंट हो सकता है, लेकिन इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा। तो यहां पर देखो मैंने एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इसको ले लिया, ये वाई एक्सिस हो गई हमारी और ये जेड एक्सिस हो गई। आपको मालूम है 3D में 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई एंड जेड। यहां पर हमारा हो गया ओरिजिन। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी आप अच्छे से जानते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, 0। अब मुझे एक कोई भी पॉइंट लेना है कहीं पर, उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक
पॉइंट ले लिया P, कौन सा पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z। ये एक जनरल पॉइंट हो गया x, y, z। अब x, y, z की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2, 3, 4 हो सकता है, -1, 2, 3 हो सकता है। तो P हमारे पास एक जनरल पॉइंट हो गया। मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो देखिए पहले तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा क्या। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है और टर्मिनल पॉइंट जहां आप उसको ले जाना चाहें, जिस पॉइंट पर आप उसको ले जाना चाहें। यानी कि ये वेक्टर स्टार्ट होगा यहां से, कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, इस तरह से, और ओरिजिन से स्टार्ट होकर के जाएगा इस P पॉइंट तक। ये हो गया हमारा OP वेक्टर, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या हो गया, OP वेक्टर। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं R से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ P को अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, इधर देखें जरा ध्यान से। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो इसको हम लिखेंगे OP वेक्टर। OP वेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पहले आता है, टर्मिनल पॉइंट बाद में आता है, तो OP वेक्टर। या फिर मैं इसको और क्या कह सकता हूं, देखिए इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो R है, तो इसको मैं R वेक्टर भी तो लिख सकता हूं, इज इक्वल टू, कैसे लिखा जाएगा अब जरा ध्यान देना। पहले इधर देखो, इंपॉर्टेंट है कैसे लिखेंगे इसको। देखिए सबसे पहले यहां पर एक चीज और समझिए आप, हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, I कैप, J कैप और K कैप। ये तीनों स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। जो I कैप होता है ना, वो यूनिट वेक्टर होता है x डायरेक्शन में। I कैप क्या है, I कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, J कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, एंड K कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। तो ये तीन हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो देखिए कितना आसान होगा पोजीशन वेक्टर लिखना। देखिए यहां पर ये x क्या होता है, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस। भाई x क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस। तो अगर आप x को I कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, x को I कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा जो कि x डायरेक्शन में होगा। तो देखिए P का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो इस किसी भी गिवन पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। तो ये हमारा इसका हो गया पोजीशन वेक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, अगर आपको मान लीजिए कभी भी कोई भी पॉइंट दे दिया है कि एक पॉइंट दे रखा 2, 3, 4, उसका पोजीशन वेक्टर लिखिए, तो कितना आसान है पोजीशन वेक्टर लिखना। आपको क्या करना है, 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। यानी कि आपको कोऑर्डिनेट के साथ i j k लगा देना है और आपके पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना बहुत ही आसान है। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड, तो देखो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, जैसे OP वेक्टर, तो इसके ऊपर दोनों तरफ मॉड लगा दो, या अगर R वेक्टर लिख रखा है तो दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए, या केवल R भी लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप सभी को लिख रहे हैं, मैं 3 तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने तीनों तरीके बता दिए आपको। इज इक्वल टू, देखिए जो हमारे पास ये वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सीधी सी बात है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहां से लेके यहां तक की लेंथ है। क्या है, लेंथ है। और ये जो OP लेंथ है ये कैसे आती है, इस OP लेंथ को अगर आपको निकालना है तो ये देखिए OP लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट में तीनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर। देखिए यहां पर I कैप का कोफिशिएंट क्या है, x, तो I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर आप I J K के कोफिशिएंट का स्क्वायर करने के बाद रूट ले लेते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है ना, पहले से आपको आता होगा, बहुत ही अच्छी बात है आपको आता है ना। जिनको भूल गए हैं या जिनको थोड़ा बहुत नहीं आता उनका एक बार रिवाइज हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा वेक्टर कैलकुलस में। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। चलिए अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, पहला पॉइंट I कैप J कैप K कैप, यहां पर कैप है सभी के ऊपर, I कैप J कैप
k कैप आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। भाई x एक्सिस है हमारी ox, oy एंड oz। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि i, j, k जो होते हैं तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर होते हैं। i हमेशा x एक्सिस में होता है, j हमेशा y एक्सिस में होता है और k हमेशा z एक्सिस में होता है। नेक्स्ट, दिस फॉर्म ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, वेक्टर को हम दो फॉर्म में लिखते हैं, कंपोनेंट फॉर्म और एक जनरल एबीसी वेक्टर करके लिखते हैं। तो यहां पर जो ये वाली जो फॉर्म है हमारी, ये एक्चुअल में कंपोनेंट फॉर्म है। क्या है? कंपोनेंट फॉर्म। अब अगर ये वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म है तो देखिए यहां पर दो तरह के कंपोनेंट होंगे। कैसे होंगे दो तरह के कंपोनेंट, जरा ध्यान दीजिए। देखो एक्स वाई जेड आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। जैसे मैं इस आर वेक्टर की बात करूं तो इसमें जो है एक्स वाई और जेड है, ये भी तीनों वेक्टर के कंपोनेंट हैं। लेकिन क्योंकि एक्स वाई जेड के साथ अगर आप आई जे के नहीं लगाते हैं तो ये स्केलर नंबर हो जाएंगे, यानी कि स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे। और अगर आप इन्हीं तीनों एक्स वाई जेड के साथ आई जे के लगा देंगे तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेक्टर कंपोनेंट, आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट पोजीशन वेक्टर का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सीखने को मिल रही है कि किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट ले लीजिए तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ये कि आपको कभी भी कोई पॉइंट दिया हो और आपको उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो आप उस कोऑर्डिनेट के साथ में आई जे के को लगा दीजिए, आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखिए वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं और आपसे कहा जाए कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर लिखिए, एक ऐसा वेक्टर लिखिए जो दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे ऐसे वेक्टर को जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है? तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं यहां पर 2 पॉइंट ले लेता हूं और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर मैं ले लेता हूं। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर मैं यहां पर कंसिडर कर लेता हूं, ये रहा वेक्टर। और ये वेक्टर 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बना है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बना है। जैसे इसका ये हो गया इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं x1, y1 एंड z1। दूसरा टर्मिनल पॉइंट है इसका b, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 एंड z2। ये हमारे पास 2 पॉइंट है a और b, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हमारे पास एक वेक्टर बन गया ab। क्या बन गया? वेक्टर बन गया ab। तो ये वेक्टर कैसे लिखा जाएगा जरा ध्यान दीजिए। देखिए वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास यहां पर ab वेक्टर क्या होगा उस पर जरा ध्यान दीजिए। ab वेक्टर, तो एक्चुअल में जो ab वेक्टर होगा, पहले मैं आपको प्रॉपर तरीका बता दूं, प्रॉपर तरीके से ab वेक्टर है क्या। तो देखिए ab वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये b वेक्टर, यहां पर ये पॉइंट है b, अगर मैं b का पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? b का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ob और a का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा oa। तो देखिए अगर आपको ab वेक्टर निकालना है तो आप b के पोजीशन वेक्टर में से a के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा आपको। देखो b के पोजीशन वेक्टर में से a के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे तो ab वेक्टर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ये ab वेक्टर है तो बाद में कौन लिखा? b, तो b के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। अब जरा यहां पर ध्यान देना, मैं यहां पर लिख रहा हूं ab वेक्टर। देखिए b का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आपको मैंने बताया किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो आप उसके कोऑर्डिनेट के साथ में आई जे के लगा दीजिए। तो x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, माइनस a का पोजीशन वेक्टर, तो a के कोऑर्डिनेट के साथ आई जे के लगा दीजिए। तो x i कैप, y j कैप, z k कैप, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें जरा देखो, इसको अगर आप माइनस करके लिखोगे तो आपके पास ab वेक्टर क्या आएगा? ab वेक्टर इज इक्वल टू मैं इधर लिख देता हूं। देखिए कितना आएगा ab वेक्टर, अगर आप ध्यान दें तो आपके पास जो ab वेक्टर आएगा, ab वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो ये x2 है, इसमें से x1 को माइनस कर दीजिए। किसको माइनस कर देंगे? x1 को। यहां पर x1 y1 z1 है, x1 y1 z1। तो आप देखो यहां पर इसमें i कॉमन है, i को कॉमन ले लेंगे, x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हमारा हो गया 2 पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर की
ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ऐसे लिखा जाता है। तो देखो आपको इतना नहीं लिखना है जितना ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। सीधी सी बात ये है, अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं तो आपको क्या करना है, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस करते जाना है। x2 में से x1 माइनस करो i कैप, y2 में से y1 माइनस करो j कैप, z2 में से z1 माइनस करो z कैप k कैप। तो z2 माइनस z1 सिंपल है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इस तरह से 2 पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना हो तो देखिए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड लिखने का सिंपल तरीका है, आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको जो आई जे के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करना है और उसका रूट लेना है। यानी कि यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और आपको अगर याद हो तो ये फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ रखा है ना, आपको अच्छे से ये फॉर्मूला आता है। इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D। एक्चुअल में जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो लेंथ ही तो है ए से बी तक की, यानी कि ए और बी के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में यहीं से ड्राइव होता है, वेक्टर से ही। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ये होगा, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हमारा हो गया वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको बता दिया, कैसे लिखेंगे ये भी बता दिया, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये भी बता दिया। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 वेक्टर गिवन है, क्या है हमें, इफ ए एंड बी, मान लेते हैं हमारे पास 2 वेक्टर गिवन है। इफ देखिए, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। एक वेक्टर हमारे पास a है एंड, और एक वेक्टर और है हमारे पास b जिसकी वैल्यू है a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप। तो अगर हमें 2 वेक्टर दिए हैं और हमें इन दोनों वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो कैसे करेंगे। देखो, अगर आपको इन दोनों वेक्टर को, ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों वेक्टर को आपको ऐड करना हो, दोनों वेक्टर को क्या करना हो, ऐड, तो कैसे ऐड होंगे दोनों वेक्टर। सिंपल है दोनों वेक्टर को ऐड करना, आई को आई के साथ ऐड करिए, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 i कैप प्लस b1 प्लस b2 j कैप प्लस c1 प्लस c2 k कैप। तो अगर आपको दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर आपको ये सब्ट्रैक्ट करने हो, a वेक्टर माइनस b, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है तो कुछ नहीं करना, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप यहां क्या करेंगे, a1 i में से a2 j i को माइनस कर देंगे। तो यह क्या आ जाएगा, a1 माइनस a2 i कैप प्लस b1 माइनस b2 j कैप प्लस c1 माइनस c2 k कैप, है ना। बहुत सिंपल है, तो सब आपको अच्छे से आता है, ठीक। और अगर मान लीजिए थर्ड पॉइंट ये है कि अगर ये हमें कहा जाए कि a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर, अगर दोनों बराबर हैं, अगर a वेक्टर, इफ a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर, या कह सकते हैं कि a और b वेक्टर कब होंगे, a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर कब होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर, इसको मैं ऐसे लिखता हूं। अगर मान लीजिए हमें पता है कि a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, a और b बराबर कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ, ये दोनों वेक्टर बराबर कब होंगे, जरा ध्यान देना। 2 वेक्टर इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके तीनों कंपोनेंट आपस में बराबर हो। आई जे के जो स्केलर कंपोनेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए, तभी बराबर होंगे। यानी कि 2 वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं जब आपका a1 a2 के इक्वल हो, b1 b2 के इक्वल हो और c1 c2 के इक्वल हो, तभी ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे, वरना ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। अगर हमें किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़े तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, एक वेक्टर ले लेता हूं मैं a,
ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप। यहां पर मैंने एक वेक्टर कंसीडर कर लिया। अब देखिए जरा, अगर मुझे मान लीजिए मुझे क्या करना है, इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मुझे इस वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये लैम्डा क्या होगा, लैम्डा सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो लैम्डा A1 आई कैप लैम्डा B1 जे कैप लैम्डा C1 के कैप। अब ये स्केल लैम्डा चाहे प्लस हो या माइनस हो, यानी कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो वो स्केलर सिंपली वेक्टर में मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें, लैम्डा ए वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें तो इसका मैग्नीट्यूड भी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारा होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। मतलब सिंपल सी बात ये है, अगर किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो, स्केलर मतलब कोई भी रियल नंबर, तो अगर आप किसी वेक्टर में किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रियल नंबर उस वेक्टर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके सारे कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। अब आगे देखिए, अभी तो हमने वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो वो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और हमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना हो, मतलब यहाँ वेक्टर में तीन तरह के मल्टीप्लिकेशन होंगे। एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब अगर आपको वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट हो जाएगा सब में। लेकिन अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और हमें उन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो अब हमारे पास दो तरीके हैं, वहां पर दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होगा। एक होगा डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा होगा क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यानी कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो या तो हमें स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा या फिर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं, पहले हम समझते हैं स्केलर प्रोडक्ट को, उसके बाद समझेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को। तो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, हमें इन दोनों का क्या लिखना है, स्केलर प्रोडक्ट लिखना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, ये वेक्टर हमारे पास आ गया ए और एक वेक्टर ये है जिसको मैंने बोल दिया बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब अगर मुझे इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लिखना है या डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। उम्मीद करता हूं कि सभी को याद होगा ये फॉर्मूला, ऑलरेडी सभी को ये फॉर्मूला पहले से ही याद होगा। ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो ये होता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला। और यहां पर जो ये थीटा है ये इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, और याद रखें थीटा कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होता है। अगर 180 से ज्यादा होगा तो जिधर से कम होगा उधर से ले लेंगे, तो यानी कि थीटा 180 से ही कम, 180 या उससे कम होता है ना। अब अगर मुझे यहां से थीटा निकालना हो तो देखिए थीटा कैसे निकालेंगे, तो यहां से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना है तो यहां से इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए क्या है, पहला ए डॉट बी इज अ रियल नंबर। देखिए जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना, तो हमेशा आपको स्केलर नंबर मिलेगा, स्केलर ही मिलेगा, वेक्टर नहीं मिलेगा। यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कभी भी वेक्टर नहीं होता है, स्केलर होता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। देखो इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, देखिए अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा।
और इस फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ थीटा की जगह 90 रख दूं तो cos 90 जीरो होता है, यानी कि पूरी की पूरी राइट साइड जीरो आ जाएगी। इसका मतलब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर यूनिट वेक्टर आई जे के। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे पास तीन वेक्टर है आई जे के, तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, आई जे के हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर है और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, जे वाई के डायरेक्शन में होता है और के जेड की डायरेक्शन में होता है। तो यहां से एक बात क्लियर होगी कि ये तीनों वेक्टर के बीच में आपस में एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि तीनों के बीच में आपस में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पर इनके प्रोडक्ट की, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पर आई डॉट आई कैलकुलेट करता हूं, आई डॉट आई, तो कितना आएगा, जे डॉट जे, जे कैप डॉट जे कैप कितना आएगा और के कैप डॉट के कैप कितना आएगा। देखिए इन सब के बीच में मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कितना कितना आना चाहिए, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा। देखो आई डॉट आई मतलब यहां पर आई डॉट आई है, यानी कि सेम वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। अब एक बात बताइए, अगर दोनों वेक्टर सेम है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ, कितना हुआ, 0 डिग्री। और अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ तो जरा ध्यान दीजिए, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 होगा। और आप अच्छे से जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 इंटू 1 होता है और कॉस 0 भी होता है 1, यानी कि यह आंसर आएगा 1। तो हमेशा आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। अच्छा, अगर मैं आई डॉट जे निकालूंगा, यानी कि अगर मैं अलग अलग ले लूं, चाहे मैं आई जे ले लूं या मैं जे के ले लूं या के जे ले लूं, कुछ भी ले लूं आपस में, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। और आप जानते हैं cos 90 होता है 0, यानी कि 0। इसका मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के तो 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। यानी कि मैं अगर यहां से निकालूं आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0, ठीक है, जे कैप डॉट के कैप ये भी 0, के कैप डॉट आई कैप ये भी 0 है ना। तो सारे आई जे के कॉम्बिनेशन सब क्या होंगे, 0 होंगे। सिर्फ सेम वेक्टर का 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। ठीक है, चलिए आगे, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अगर कंपोनेंट की फॉर्म में हमें स्केलर प्रोडक्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई। देखिए ये जो फॉर्मूला था ये कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं था, यहाँ तो ए वेक्टर बी वेक्टर पूरा वेक्टर दिया था, तब तो ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में हो तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो पहले मैं दो वेक्टर एज्यूम कर लेता हूं। लेट ए वेक्टर को मैं मान लेता हूं a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। उसके बाद मैं दूसरा वेक्टर ले लेता हूं बी वेक्टर a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का करता हूं डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा। देखो सिंपल सी बात है, जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो केवल जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जब आई डॉट आई वाला साथ में आए, आई वाले साथ में आएंगे तो वहां पर तो वैल्यू मिलेगी, और जैसे ही आई जे के साथ चला जाएगा वैल्यू हो जाएगी 0। यानी कि डायरेक्टली अगर आप यहां पर देखें तो देखिए क्या होता है, जब आप ए डॉट बी करते हैं तो आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी सब 0। बी जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब b1 b2 बाकी सब 0, और के का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और बाकी सब हो जाते हैं 0, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। तो ये होता है दो वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है और आप सबको अच्छे से आना चाहिए। अब आगे चलते हैं। नाउ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए, जो हमारा 5th पॉइंट है वो क्या है, इस पर भी ध्यान देंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यही इधर साइड में लिख देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मैं ए डॉट बी कर रहा हूं, चाहे मैं बी डॉट ए करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं इसको, यानी कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर ही होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल। मैं केवल आपको जस्ट चाह रहा हूं कि आपको ये रिवाइज हो जाए। मैं आपको अच्छे से जानता हूं कि क्लास 12 में वेक्टर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है ना। यहां से जितना मैं आपको बता रहा हूं इससे बहुत ज्यादा पढ़ा है। मैं सिर्फ आपको वो फॉर्मूले और वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं जो वेक्टर कैलकुलस में यूज होंगे। अब आगे देखें वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अगर हमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो क्या होगा। देखिए मान लेते हैं एक वेक्टर ये रहा हमारे पास ए और दूसरा वेक्टर ये रहा बी।
इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। और अब अगर मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़े तो देखिए दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड इनटू में साइन थीटा। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एन कैप आएगा। एन कैप क्या है? ए एक यूनिट वेक्टर है। क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। और ये जो यूनिट वेक्टर है ना एन कैप, ये ए और बी दोनों वेक्टर के ही परपेंडिकुलर है। ध्यान देना, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर कि जो ए वेक्टर बी वेक्टर है, अब देखो एक बात है, यहां पर जो ए वेक्टर बी वेक्टर आएगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। आप यहां ध्यान से देख सकते हैं कि ये यहां से लेके तो यहां तक स्केलर है, लेकिन बाद में इसमें यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब जो राइट साइड में लिखी गई क्वांटिटी है ये भी एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही होता है, जबकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। तो यहां पर जो ये ए क्रॉस बी हमें नया वेक्टर मिलेगा, तो ये जो नया वाला वेक्टर है ना, ये नया वाला वेक्टर पुराने दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ए क्रॉस बी जो नया वेक्टर है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये एन कैप है, ये भी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ जो एन कैप है यूनिट वेक्टर, वो ए क्रॉस बी वेक्टर की ही डायरेक्शन में है। ए क्रॉस बी की ही क्या है? डायरेक्शन में है। अब जरा यहां पर ध्यान देना, थीटा अगेन यहां पर 0 से किसके बीच में है? पाई के बीच में है। अब आपको अगर यहां पर थीटा निकालना हो तो यहां से थीटा कैसे निकलेगा? देखिए यहां पर साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस, देखिए इधर आ जाएगा ये ए क्रॉस बी, लेकिन देखिए इसका हम साइन थीटा लेंगे तो क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ मॉड लेना पड़ेगा। और मॉड लेने के बाद फाइनली हमारे पास देखिए फॉर्मूला ये बन जाता है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, एक मिनट, ए का मैग्नीट्यूड, यहां पर तो आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, नीचे क्या आएगा जरा ध्यान देना, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। कितना आएगा? साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा यहां पर फॉर्मूला थीटा ने कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन आपको जब दो वेक्टर के बीच में थीटा कैलकुलेट करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला प्रीफर करेंगे? हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम थीटा निकालने के लिए जनरली हम कॉस थीटा का ही यूज करते हैं, क्योंकि वो आसान है। यहां पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डॉट प्रोडक्ट से डिफिकल्ट होता है। चलिए, तो ये होगी बात क्रॉस प्रोडक्ट की, कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसकी भी बात करेंगे भी। देखिए ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं। जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर आएगा, है ना, तो ए क्रॉस बी क्या होता है? वेक्टर होता है। दूसरी बात, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, यानी कि दो पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0। अगर आप सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि सेम वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। इसलिए उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो 0 आता है, साइन 0। क्योंकि अगर थीटा 0 हुआ तो साइन 0, क्योंकि उसमें साइन थीटा आ रहा है, साइन 0 0 होता है, तो 0 आ जाता है सब ना। फॉर यूनिट वेक्टर, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर यूनिट वेक्टर, जरा यहां पर ध्यान देना। देखिए यहां पर अगर हम फिर से बात करें आई जे के की, तो देखो डॉट प्रोडक्ट में तो आई डॉट आई 1 था, जे डॉट जे 1 था, के डॉट के 1 था, लेकिन यहां पर नहीं होगा। यहां पर अगर आप आई क्रॉस आई करेंगे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आई क्रॉस आई मतलब दोनों ही आई एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों का ही एंगल, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन 0। और साइन 0 0 होता है, इसलिए यहां पर आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब बाकी औरों की बात करते हैं, और में क्या होगा। अब जरा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पर होती है, उस पर भी जरा ध्यान दीजिए। देखिए अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ये बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, बल्कि इसका आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, तब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए। अब यहां पर आ जाइए, अगर मान लीजिए ये तो हमारे पास हो गया आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। अब मैं यहां पर निकाल रहा हूं आई क्रॉस जे, ये कितना होगा? जे क्रॉस आई
जे क्रॉस के कितना होगा और के क्रॉस आई कितना होगा, है ना। मैं डायरेक्ट बता देता हूं, हालांकि इसके लिए हम एक सर्कल भी बना सकते हैं जिससे हमें पता चल जाता है, लेकिन डायरेक्ट भी सिंपल है, ध्यान दीजिए इधर। आई क्रॉस जे होगा के, देखिए सीक्वेंस याद कर रखिए, आई के बाद जे के बाद के से फिर वापस आई पे आएंगे, तो ये आई जे के में घूमेगा, तो आई जे हो जाए वो के कैप के इक्वल होता है, जे के जो होता है के बाद क्या आएगा, फिर से आई कैप आएगा, के और आई के बाद क्या आएगा, जे कैप आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। अब अगर देखो आई क्रॉस जे और जे क्रॉस ए इक्वल नहीं, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई इक्वल नहीं होंगे, अगर मैं यहां पर जे क्रॉस आई करने जाऊंगा, जे क्रॉस आई करने जाऊंगा तो माइनस के कैप मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस के कैप। इसी तरह से अगर मैं के क्रॉस जे करूंगा तो मुझे माइनस का आई कैप मिलेगा, और इसी तरह से अगर मैं आई क्रॉस के करूंगा तो यहां पर मुझे माइनस जे कैप मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए आई क्रॉस जे अगर के था तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको भूल जाएंगे तो आपके वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ये मैं सिर्फ आपको इतना बताना, एक्चुअल में इस पॉइंट का बताने का मेरा मतलब ये था कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो आई और जे के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर दो वेक्टर का आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, और वो दोनों वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में मैथमेटिक्स में वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट का अभी वाला फॉर्मूला था, जो मैं अभी आपको पढ़ाया था, वो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में कंपोनेंट फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर मैं दो वेक्टर ले लेता हूं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। दूसरा वेक्टर मैं यहां पर ले लेता हूं, ये मेरे पास a वेक्टर हो गया, एक और ले लेते हैं b वेक्टर a2 i कैप b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। देखिए जरा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, a क्रॉस b। तो देखिए अगर आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, डिटर्मिनेंट की हेल्प से करेंगे। कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो कैसे होगा डिटर्मिनेंट की हेल्प से, जरा ध्यान दीजिए। डिटर्मिनेंट बनाएंगे, पहली रो में पहले वेक्टर के जो पहला वेक्टर है उसके आई जे के को कोफिशिएंट लिखेंगे, सॉरी पहले नहीं सेकंड रो में। फर्स्ट रो में तो आई जे के लिखेंगे, आई जे और के। सेकंड रो में क्या लिखेंगे, पहले वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट है, जैसे a1 b1 और c1। दूसरी थर्ड रो में लिखेंगे दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट, दैट इज a2 b2 और c2। और ऐसा लिखने के बाद अब आप इसको डिटर्मिनेंट को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो जब आप डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो आपको a क्रॉस b मिल जाएगा, और a क्रॉस b अगेन एक वेक्टर ही होगा, जो कि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये था हमारा वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। नाउ लास्ट पॉइंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड भी हमारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, तो एक्चुअल में जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, जहां पर तीन वेक्टर आपको दिए होंगे, कितने होंगे, तीन वेक्टर। अगर तीन वेक्टर का आप स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो एक्चुअल में जो स्केलर प्रोडक्ट आता है ना, वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। देखिए लिखा भी है, इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड मतलब जो पैरेललोपाइड का मतलब है पैरेललोग्राम को अगर हम 3D में बना दें तो वही हमारा क्या होता है, पैरेललोपाइड होता है। तो पैरेललोपाइड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे लिखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर मान ले हमारे पास तीन वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा सा स्पेस नहीं बचा है। देखिए मान लीजिए मेरे पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर मुझे इन तीनों का स्केलर प्रोडक्ट लिखना है तो देखिए जरा मैं यहां पर लिख रहा हूं, कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, ए वेक्टर लिखेंगे, स्पेस देंगे बीच में, बी वेक्टर लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे और सी वेक्टर लिखेंगे, इज इक्वल टू देखिए कैसे लिखा जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। तो कैसे लिखेंगे यहां पर जरा ध्यान दें। सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे ए वेक्टर
फिर ए वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे बी क्रॉस सी वेक्टर, बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तीन तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने यहां बी वेक्टर लिखा है डॉट, अगर आपने बी वेक्टर लिखा है तो यहां आ जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे सी वेक्टर डॉट, सी वेक्टर डॉट, अब हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है, इंपॉर्टेंट नीचे वाला है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इक्वल टू, देखिए लिखना बहुत आसान है, ए वेक्टर और बी सी का क्रॉस, बी वेक्टर उसके बाद सी ए का क्रॉस, फिर सी वेक्टर ए बी का क्रॉस। तो ये होता है हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन। नाउ इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके लिए तीन वेक्टर यहां पर ले लेता हूं, लेट ए वेक्टर I1 A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। दूसरा वेक्टर ले लेता हूं बी वेक्टर, ये हो जाएगा A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप। और तीसरा वेक्टर ले लेता हूं सी वेक्टर, दैट इज A3 I कैप B3 J कैप और C3 K कैप। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों वेक्टर का करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखिए जरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे, पहले तो उसी को लिखें, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन। कैसे होगा, डिटरमिनेंट की फॉर्म। देखिए डिटरमिनेंट बनाएंगे, डिटरमिनेंट आप बनाएंगे और डिटरमिनेंट में देखो क्या करना है, ध्यान देना, इन तीनों वेक्टर के कोफिशिएंट लिख देने हैं। पहले वेक्टर के कोफिशिएंट पहली रो में, दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट दूसरी रो में और तीसरे वेक्टर के कोफिशिएंट तीसरी रो में। देखिए क्या क्या आएगा, A1, उसके बाद पहली रो में A1 B1 C1, सेकेंड वेक्टर के कोफिशिएंट A2 B2 और C2, थर्ड वेक्टर के कोफिशिएंट A3 B3 और C3। ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए, है ना, काम आएगा, क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर बेस्ड, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्री वेक्टर एबीसी आर कोप्लेनर। तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे, तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे। देखो सिंपल सी बात है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ जाएं तो वॉल्यूम बनेगा ही नहीं भाई, वॉल्यूम तो 3D में बनता है ना। अगर सारे के सारे वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे तो 3D बॉडी बनेगी नहीं, वॉल्यूम आएगा ही नहीं। इसका मतलब तीन वेक्टर कोप्लेनर तभी होंगे जब इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होंगे अगर इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर क्या हैं, कोप्लेनर है। तीनों वेक्टर क्या हैं, कोप्लेनर है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लेक्चर, जिसमें मैंने आपको वेक्टर के बेसिक फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से रिवाइज कर लें। ठीक है, जल्दी से इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन। और देखिए वेक्टर डिफरेंशिएशन हो या वेक्टर इंटीग्रेशन हो, बहुत आसान आपको लगेगा अगर आपको वेक्टर के कॉन्सेप्ट और वेक्टर के फॉर्मूले आते हैं। क्यों लगेगा आसान, क्योंकि देखिए आपको डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन भी आपको आता है, और जितना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जिस लेवल का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन में जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है उस लेवल से बहुत कम है। तो बस अंतर इतना है कि यहां पर वेक्टर कनेक्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के साथ। तो अगर आपको वेक्टर के बेसिक फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो ये वेक्टर कैलकुलस आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक होगा। इसमें आप बहुत अच्छे नंबर को स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसको आप पढ़िए, रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू सो मच।